नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल की आहट सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं और नए साल और मकर संक्रांति से ठीक पहले उनके इस दौरे को केवल शिष्टाचार भेंट ही नहीं बल्कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार की अंतिम पटकथा के रूप में भी देखा जा रहा है। आज सुबह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। खबरों की माने तो ये बैठक करीब 15 मिनट तक चली और ऐसे में माना जा रहा है कि इस दौरान उत्तर प्रदेश की विकास योजनाओं के साथ साथ सरकार और संगठन में होने वाले संभावित बदलाव पर भी गंभीरता से चर्चा हुई है। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान अब सबकी निगाहें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ होने वाली बैठकों पर टिकी हुई है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से नितिन नवीन के साथ सीएम योगी की ये पहली औपचारिक मुलाकात होगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कैबिनेट विस्तार की सूची पर नवीन के साथ अंतिम सहमति बन सकती है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था और मिशन 2027 की चुनावी रणनीति पर मंथन होने की संभावना है। हाल ही में पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसके बाद से ही संगठन और सरकार में तालमेल बिठाने के लिए लगातार फेरबदल की चर्चाएं भी गर्म है। माना जा रहा है कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश करेगी और इसमें पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के विशेष तवज्जो भी दी जा सकती है। तो वहीं बरेली बार एसोसिएशन के 2 वर्षीय कार्यकाल यानी कि 2026 के लिए आज मतदान प्रक्रिया बेहद ही उत्साहजनक और शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है और बार परिषद में सुबह से ही अधिवक्ताओं का तांता लगा हुआ है। दोपहर 2 बजे तक की डेली 24 भारत की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि मतदाताओं में करीब 1200 से अधिक अधिवक्ताओं और मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं और मतदान केंद्रों पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ साथ युवा अधिवक्ताओं में भी खासा जोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस बार कुल 21 पदों के लिए 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और अध्यक्ष और सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सीधी और दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। मुख्य चुनाव अधिकारी के निर्देश पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही सीओपी कार्ड धारक अधिवक्ताओं को ही मतदान की अनुमति दी जा रही है। परिषद में शस्त्र ले जाने और अनावश्यक प्रचार पर पूरी तरह से पाबंदी है और प्रत्याशियों ने अधिवक्ताओं के सम्मान, नए चैम्बरों के निर्माण और बार की गरिमा बनाए रखने जैसे वादों के साथ वोट मांगे हैं। चुनाव अधिकारियों के अनुसार मतदान जो है वो शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगा और आज डाले गए वोटों का फैसला कल यानी मंगलवार को होगा। फिलहाल कचहरी परिषद में प्रत्याशियों के समर्थक अपने अपने समीकरण बिठाने में जुटे हुए हैं और नतीजों को लेकर उत्साह जो है वो चरम पर है। बार के चुनाव में बरेली की खास शख्सियत भी वोट डालने आई है। माननीय वीरपाल जी पूर्व सांसद रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल तो चुनाव का है, अधिवक्ता साथी जैसे लग रहा है। नगर निगम का चुनाव बड़ा नारे वारे भी लग रहे हैं। तो आप तो हमेशा वोट डालते हैं? हाँ, हमेशा डालते हैं। अपने मत का हमेशा प्रयोग करते हैं? बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ही बरेली में, कहीं अगर समाजवादी पार्टी की पहचान थी तो आप ही से थी एक टाइम पे, तो क्या लग रहा है 2027 में? ये अधिवक्ताओं के जितने चैम्बर बने हुए हैं जो भी हम ही लोगों ने बनवाए थे, हमारी वजह से ही बने। यह सम्मेलन था 2002 में, माननीय मुलायम सिंह यादव आए थे, तब बार एसोसिएशन ने उन्हें बुलाया था और उसी दिन घोषणा करके गए। ये जो हाल बना हुआ है ये तो सांसद निधि प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी की सांसद निधि से बना है और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो सारे अधिवक्ताओं के चैम्बर बनवा दूंगा पूरे प्रदेश में, और पूरे प्रदेश में उन्होंने अधिवक्ताओं के चैम्बर बनवाने का काम किया। 2027 समाजवादी पार्टी की स्थिति? जीतेंगे हम लोग। धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बरेली के जनक कहेंगे, जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उनसे हमारी खास बातचीत। धन्यवाद। बरेली से विनोद। तो वहीं देश की प्रथम महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले
की जयंती पर बलिया जनपद में बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई गई और इस अवसर पर माली विकास कल्याण सेवा समिति बलिया की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में जुटे लोगों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान माली समाज के लोगों ने सावित्रीबाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावविहीन श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने उनके जीवन संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी महिला शिक्षा और सामाजिक समानता की मशाल जलाए रखी और समारोह में उपस्थित नेताओं ने वर्तमान सरकार के प्रति कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले के योगदान को उचित सम्मान देने में विफल रही है और साथ ही कहा कि माली समाज को लंबे समय से अनदेखी की जा रही है और उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे बुजुर्गों ने जो संघर्ष किया, माता सावित्रीबाई फुले एवं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने जो इस भारतवर्ष में अलख जगाने का जो काम किया, शिक्षा की क्रांति की, सामाजिक एकजुटता एकरूपता का, और उनके समाज के लोग इतने जागरूकता के बावजूद भी जब भारतीय संविधान बना, हिस्सेदारी में इनके समाज के लोगों के झोली में कुछ भी नहीं मिला। और अगर सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो निश्चित रूप से हमने अगर इस देश के लिए कुर्बानियां दी है तो अपने अधिकार को भी छीनना जानते हैं। नमस्कार, मैं हरीश सैनी, प्रदेश अध्यक्ष माली सैनी सेवा समाज उत्तर प्रदेश। आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है और इस कार्यक्रम को आज का कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली माता सावित्रीबाई फुले का जयंती समारोह है, जहाँ पर बलिया का माली समाज एकत्रित हुआ है। ये विशाल जन समुदाय इस बात को बता रहा है कि हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और इसी के तहत मुझे अपने अधिकार चाहिए, जिसे हम सरकार से लेंगे और नहीं मिलेगा तो छीनेंगे। क्या है, किस अधिकार की बात कर रहे हैं और कौन सा अधिकार जो है नहीं मिल रहा? उत्तर प्रदेश में माली समाज को कोई स्थान नहीं मिला है, न हमें विधानसभा में कोई स्थान मिला है, न राज्यसभा में कोई स्थान मिला है, न जहां रिजर्वेशन है वहां पर भी माली समाज को नहीं मिला है। हमारे संगठन के लोगों की ये मांग है कि माता सावित्रीबाई फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न दिया जाए। ये मांगे भी बहुत दिन से उठती चली आ रही हैं, लेकिन आज तक ना उत्तर प्रदेश की सरकार, ना हमारे देश की सरदार जो मोदी जी हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज का कार्यक्रम यह है कि राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले का 195वां जन्मदिन है और इसमें हम लोग अपने स्वजाति बंधु माली समाज को लेकर के हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और पूरे देश प्रदेश में भी मन रहा है। इसके हम आभारी हैं और अपने महापुरुष को हृदय से ज्ञापित करते हैं। और कुछ बताइए जो बोलना है। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? मैसेज समाज को यह है, मेरे साथियों, आप तो चौथे स्तंभ है पूरे भारत के। आप लोगों के द्वारा विगत 11 वर्षों से पहले और 5 साल इधर हो गए, पूरे 15-16 साल हो गए हमको जयंतियाँ मनाते। जो हमारे महापुरुष को सम्मान देने का अगर किसी सरकार ने किया तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने दिया। बाकी जो भी अन्य पार्टियां हैं जो वर्तमान सरकार में भी है, उन्होंने भी हमारे महापुरुष को सम्मान देने में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर रिश्तों का कत्ल करते हुए एक भाई ने ही अपने सगे भाई की सुपारी देकर हत्या करवा दी। नगीना और से पुलिस ने तत्पर ही कार्रवाई की और कुछ ही घंटों बाद मुठभेड़ के बाद से दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया।
मृतक किसान गन्ना डालकर वापस लौट रहा था और तभी घात लगाए बदमाशों ने उसको गोली मार दी और जिसके बाद उसकी जान चली गई और इस हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की तो परतें खुलती चली गई और चौंकाने वाला सच सामने आया। हत्या को अंजाम देकर भागने की फिराक में लगे बदमाशों को नगीना पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबंदी की और पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद से दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस के अनुसार ये मामला आपसी रंजिश या फिर संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ हो सकता है। मृतक के सगे भाई ने ही बदमाशों को सुपारी देकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिलवाया है और इसके बाद से पुलिस ने हत्या के चंद घंटों के भीतर ही इस बड़ी वारदात का खुलासा कर दिया है। थाना नगीना क्षेत्र अंतर्गत कालाखेड़ी पुल के पास आज एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिस संबंध में अवगत कराना है कि दो अभियुक्त मोहम्मद अमजद व विनीत, जिनके पास से 3 खोखा कारतूस तथा 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और साथ ही पल्सर 220। इनसे पूछताछ पर पता चला कि आज चौहारा में एक राहुल पुत्र सतपाल की जिसकी हत्या हुई है, उक्त कृत्य भी इन्हीं दोनों व्यक्तियों द्वारा किया गया था। इनके द्वारा बताया गया कि मृतक राहुल के भाई दुष्यंत द्वारा इनसे 4 लाख रुपए में तय किया गया था और जिसके आधार पर दुष्यंत ने ही आज राहुल की इन्हें लोकेशन बताई और लोकेशन के अनुसार ये लोग अपनी पल्सर 220 गाड़ी से वहां पहुंचे और उसके बाद इनके द्वारा राहुल की हत्या की गई। हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल 315 बोरों का तमंचा बरामद हो गया है तथा प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं सीतापुर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए ग्राम पंचायत रामनगर में रविवार 4 जनवरी को एक भव्य कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर ने शिरकत की और ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री राकेश राठौर ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने घोषणा की कि बहुत जल्द ही लाइटें हटवा दी जाएगी और जिससे गांव का अंधेरा दूर होगा। ऐसे में लगवाई जाएगी लाइटें, जिसके बाद से वरिष्ठ अतिथि के रूप में मौजूदा बीजेपी कार्यकर्ता और उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश मंत्री समाज सेवी सागर गुप्ता ने सैकड़ों ग्रामीणों को अपने हाथों से कंबल वितरित किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कौशाम्बी ब्लॉक के ग्राम पंचायत में आई तस्वीरों ने सिस्टम की पोल खोल दी है, जहां की सरकारी गौशाला अब मौतशाला में तब्दील हो चुकी है, जहां पर गौवंशियों का क्षत विक्षेत्र शव जिम्मेदारों की संवेदनाहीनता की कहानी बयां कर रही है। बता दें कि गौशाला से जो तस्वीरें सामने आई है वो विचलित करने वाली हैं। गौशाला परिसर से अंदर गौवंश के शव जो हैं वो क्षत विक्षेत्र अवस्था में पड़े मिले हैं और आलम यह है कि मृतक पशुओं को ठिकाने लगाने तक की जहमत नहीं उठाई गई है, जिससे पूरे परिसर में बदबू और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों और राहगीरों का आरोप है कि गौशाला में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। मवेशियों के लिए ना तो पर्याप्त चारे का प्रबंध है और ना ही पानी पीने के लिए साफ पानी है। बीमार पशुओं को देखने के लिए कोई डॉक्टर समय पर नहीं आता है। बिना उपचार के गौवंश तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं और प्रधान और सचिव पर कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि गौशाला के बजट का बंदरबाट किया जा रहा है, जिससे बेजुबान जानवर भूख और प्यास से दम तोड़ रहे हैं। योगी सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल गौ संरक्षण योजना को मेहर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग की चुप्पी ने ये साफ कर दिया है कि कागजों पर चलने वाली गौशाला धरातल पर नरक बन चुकी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कौशाम्बी की है ये खबर, जहां पर गौवंश जो है वो पूरी तरह से गौवंशियों के शव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में भूख और इलाज से जो गौवंश है वो कौशाम्बी से बोल रहे हैं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक जी। ये कौशाम्बी, मैं डेली 24 भारत से बोल रही हूँ। जी जी। कौशाम्बी से तस्वीरें आई हैं गौशाला की, जहाँ पर पशु जो हैं वो गौशाला में दम तोड़ चुकी हैं और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। कौशाम्बी की ये कौशाम्बी कौशाम्बी कौन सी गौशाला है? गौशाला से ये तस्वीरें हैं जहां पर गौशाला का बता दीजिए ना, मैं समझ लगा देख। मधु घर की ये तस्वीरें हैं। मधु घर
मधुकर जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेवर मेवर तो नहीं है। महवर महवर मधु महवर अच्छा महवर। हाँ ठीक है जी। ठीक है, तो मैं अभी डॉक्टर साहब को भेज बात हूँ। ठीक, बात करवा बता दें कि डेली 24 भारत ने फोन किया और जिस दौरान यहाँ पर अधिकारी जो है वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फोन काट दिया गया है। ऐसे में अब जो है लगातार ये कहा जा रहा है कि हम इस डॉक्टर से बात करवा रहे हैं, उस डॉक्टर से बात करवा रहे हैं। फिलहाल फोन उठाया गया, बातचीत की गई, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दों को दबाया जा रहा है। ऐसे में कौशाम्बी की ये खबर है जहां पर गौशाला जो है, ये तस्वीरें गौशाला की बताई जा रही है जहां पर भूख से तड़पते हुए पशु दिखाई दे रहे हैं। पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि लगातार यहाँ से पर ना गौवंशों को ना तो पानी मिल रहा है और ना ही चारा की कोई व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। और ऐसे में लगातार ग्रामीण जो है वो कमीशन खोरी का भी आरोप लगा रहे हैं और यहाँ पर जो गौवंश दम तोड़ चुके हैं वहाँ पर लोग रहने वाले काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि बदबू लगातार फैल रही है। ऐसे में गौशाला जो है अब कह सकते हैं कि मौत का शाला बन गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से गौशाला को मौतशाला बना दिया गया है, क्योंकि जो गौवंश है यहाँ पर भूख से तड़प रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ पर अस्थायी गौशाला आश्रम है और उसके बाद से तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर गौवंशों को रखा जा रहा है। बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कई तरह से कहा जा रहा है कि गौशाला को लेकर, गौवंश को लेकर लगातार यहाँ पर गौशाला के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन कौशाम्बी ब्लॉक के ग्राम पंचायत की ये तस्वीरें हैं जो कि सिस्टम की पोल खोल रही है। ऐसे में मवेशियों का क्षत विक्षेत्र शव देखने को मिल रहा है। गौशाला से जो तस्वीरें सामने आई है वो विचलित कर देने वाली हैं और ऐसे में पशुओं को ठिकाने लगाने तक की लोग जहमत नहीं उठा रहे हैं, जिससे पूरे परिसर में बदबू और बीमारियां फैलने का खतरा अब बढ़ गया है। ग्रामीणों और राहगीरों का आरोप है कि गौशाला में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। मवेशियों के लिए ना तो पर्याप्त चारे का प्रबंध है और ना ही पीने का साफ पानी उपलब्ध है। बीमार पशुओं को देखने के लिए कोई डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचता है। बिना उपचार के गौवंश तिल कर मरने को मजबूर हैं और ऐसे में बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पर आरोप है कि गौशाला के बजट का बंदरबाट किया जा रहा है, जिससे बेजुबान जानवर भूख और प्यास से दम तोड़ रहे हैं। तो ये फोन हम लगा रहे हैं कौशाम्बी सीडीओ को, जो कि फोन नहीं उठा रहे हैं। हम खबरों पर अपडेट दे रहे हैं और ऐसे में गौवंश की कॉल कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कौशाम्बी के सीडीओ को ये कॉल लगाया था हमने, जिन्होंने फोन को रिसीव करने तक की जहमत नहीं उठाई है। कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं अब इस मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कमीशन खोरी चल रही है। ऐसे में कौशाम्बी का ये मामला है जहां पर गौशाला पूरी तरह से जो है बर्बाद भी कह सकते हैं कि बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में कमीशन खोरी का भी आरोप लग रहा है। ग्रामीणों ने कई तरह के आरोप लगाए हैं और इसके बाद से कहा यह भी जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग की चुप्पी ने यह साफ कर दिया है कि कागजों पर चलने। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ सहारनपुर में हिंदू जागरण मंच ने मोर्चा खोल दिया है और बैठक के दौरान मंच के वरिष्ठ नेता ठाकुर सूर्यकांत सिंह ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ तीखा आक्रोश व्यक्त किया और उन पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों के माध्यम से धन उपलब्ध कराने का गंभीर आरोप लगाया है। ठाकुर सूर्यकांत सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एक और बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, माताओं बहनों की अस्मिता लूटी जा रही है और भारत के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर हमारे ही देश के कुछ लोग वहां के खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से शाहरुख खान का नाम लेते हुए कहा कि शाहरुख खान द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर जो है रहमान को 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है। ये सीधे तौर पर देश के साथ गद्दारी का मामला है, जहां पर उन्होंने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, तब यहां से धन वहां भेजना संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। ये शाहरुख खान जो फिल्म अभिनेता है उनका पुतला फूंका गया है।
हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आज जो उन्होंने बांग्लादेश के रहमान नामक एक क्रिकेटर को 9 करोड़ 40 लाख में खरीदा है, वास्तव में वो एक दुश्मन देश के व्यक्ति को फाइनेंस करने का कार्य किया है। और जो अभी बांग्लादेश की स्थिति है, वहाँ जिस प्रकार से हिंदू समाज का भारी उत्पीड़न किया जा रहा है, भारी अत्याचार किया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, दलित युवकों को जिंदा जलाया जा रहा है, उसके विरोध में ये आज कार्रवाई हिंदू जागरण मंच ने की। तो वहीं सरकारें ग्रामीण विकास के लाख दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर इसके उल्टा होती है। ताजा मामला बलरामपुर की ग्राम पंचायत लखनीपुर से सामने आया, जहां पर पंचायत चुनाव के 5 साल बीत जाने के बाद भी विकास कार्य कागजों तक ही सीमित नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत लखनीपुर की गलियां आज विकास की राह देख रही है। जर्जर सड़कें, चारों तरफ फैले कीचड़ और जलभराव के कारण ग्रामीणों का पैदल चलने भी दुर्भर हो गया है। बरसात के दिनों में ना तो गांव की सड़कें तालाब के रूप में ले लेती हैं, जिसके बाद से बच्चों को स्कूल जाना और मरीजों को अस्पताल ले जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क, नाले और साफ सफाई जैसे मूलभूत सुविधाएं यहां पर खत्म है। स्थानीय निवासियों ने विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार और सरकारी धन का बंदरबाट करने का आरोप लगाया है। गांव में सफाई कर्मी तैनात होने के बावजूद भी नियमित सफाई नहीं होती है, जिससे हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जब इस बदहाली को लेकर ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो दोनों ने ही कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। जिम्मेदारों की ये चुप्पी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। थक हार कर अब ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि यदि जल्द ही गांव की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और भ्रष्टाचार की जांच नहीं की गई, तो वह बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ये तो हो जाता है करीब अब 4-5 साल से ऊपर हो जाता है। खड़ंजा लगा रहा, खड़ंजा उलझे के बाद खड़ंजा ये लगा था। हाँ लगा रहा। और जब से इनके प्रधानी आवा, किसका प्रधानी आया? बुधना का, तब से अभी कच्चिन है। अच्छा ये बताइए, क्या 5 साल में जो आपके यहाँ ग्राम पंचायत बुधना है, उनके द्वारा कोई काम करवाया गया है ग्राम पंचायत में या नहीं कराया गया? नहीं, थोड़े किए नहीं और बाकी नहीं हुआ उनके। थोड़ा कौन सा काम किए हैं? ये है खड़ंजा इधर कौन लगाए नहीं उधर। हाँ और नहीं। मेरे गांव में 5 वर्ष बीत गए, विकास कार्य कुछ नहीं हुए। यहाँ जो बुधना का प्रतिनिधि था कल्लू और दद्दू, और एक हमारे गांव का उदेश कुमार, सनाफ राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं के मध्यस्थ के द्वारा कार्य हुआ 2 वर्ष, और ये 2 मिलकर 2 वर्ष में पूरी रुपया खा गए। आखिरी में बुधना का मोहर मिला तो बुधना ने 3 वर्ष तक लखनीपुर में 1 ग्राम मिट्टी का कार्य इसने नहीं किया। नहीं, आपके गांव में कीचड़ भरा हुआ है। क्या चाहते हैं आप? इस कीचड़ को मैं चाहता हूं कि दोनों बगल नालियां बन जाएं, पानी इसका मेन उधर राज्य सरकार के जो संपत्ति में रास्ता गया है वहां निकल जाए पूरा तरफ। अच्छा ये बताइए, आपके ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था, तो क्या सेक्रेटरी को इस सब समस्या का समाधान करने के लिए बताया गया? सेक्रेटरी हमारे यहाँ जो राम अचल जी थे वो भी उनके कार्यकाल में नहीं आए। इसके बाद में जो पाल साहब आए, उनका तो मैं चेहरा तक नहीं जानता हूं कि कौन इस समय मेरे यहाँ के सेक्रेटरी हैं। आप सेक्रेटरी पता है कौन? शुभम श्रीवास्तव आपके यहाँ के सेक्रेटरी है, वो कभी आते हैं आपके? वो कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं आते हैं। जो नए सेक्रेटरी हुए हैं उनका मैं आज तक ना नाम जानता हूं ना चेहरा जानता हूं। आप लोग इस समस्या को लेकर कितनी बार अधिकारियों को अवगत करा चुके? हम लोगों ने इस समस्या का जब 2019 और 20 का चुनाव यहाँ पर बुधना हमारे यहाँ का ग्राम सभा अध्यक्ष नियुक्त हुई, तो बीडीओ साहब और पंचायत डीडीओ साहब इस मार्ग का समस्या लेकर आए, और बीडीओ साहब ने इस रास्ते का प्रस्ताव बुधना जी को बताया। अभी यहाँ मार्ग का दोनों बगल नालियाँ खोदी गई हैं, इसका विरोध अवधेश कुमार ने किया और मार्ग नहीं बनने दिया। तो वहीं फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे पर रविवार को एक तेज रफ्तार कार ने बता दें कि ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी।
जिसके बाद से ई रिक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उस पर लदी हजारों रुपए की चूड़ियां सड़क पर बिखर कर चकनाचूर हो गई। बताया जा रहा है कि एक ई रिक्शा शिकोहाबाद से चूड़ियां लेकर फिरोजाबाद की ओर जा रहा था और जैसे ही वो नेशनल हाईवे पर गांव के पास पहुंचा तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और हादसे के बाद से रिक्शे पर रखी चूड़ियों की पेटियां सड़क पर गिर गई, जिससे रंग बिरंगी चूड़ियों पर हाईवे पर ही बिखर गई और इस दृश्य को देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया। गनीमत रही कि इस जबरदस्त भीड़ में कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन चूड़ी व्यापारी के भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से हाईवे किनारे यातायात को फिलहाल सुचारू किया गया। पुलिस अब मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।